Welcome everyone who is watching the video. This time I have brought some practice questions for class 11th chemistry. आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट स्लाइड हैज़ दीज जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके पेपर पे होंगी एंड द पेपर इज एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न एज CBSE क्लास 12th पेपर. So these are the same instructions. आपके पेपर में there will be 33 questions. Section A I'm going to discuss in this video. 16 multiple choice questions are there in this section. 1 mark each. It has MCQs with one correct option only. And then you have in the same out of 16, 4 questions will be assertion reason type. That is the pattern exactly like CBSE class 12th. Section B has 5 2 markers. Section C has 7 3 markers. Section D we have 2 case based questions 4 marks each. And section E has long answer type question 5 marks each. All questions are compulsory. Log tables are not allowed. जहाँ पे log use होगा आपको values दी होंगी bracket में with the question. And calculators are also obviously not allowed. So this section A, as I told you, there is no internal choice and it has MCQs, one correct option wale, 1 mark for each question. So let us start with the question number 1. The question is, how many significant figures are there in this given number? So it is very simple. I will see the non-zero numbers. Non-zero se pehle wale zeros, they are not significant. So answer is, without any doubt, 2. Question number 2. It is about photoelectric effect. Photoelectric effect, we have a metal plate. आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से है. मेटल प्लेट और उस पर इंसिडेंट रेडिएशन जब आप डालते हैं एंड इट इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो हर मेटल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. सारे मेटल्स पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डालने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. इफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. ऑल दैट आई होप आपको याद आ गया. यही फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कि आप उसके आसपास की भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हो. सो अ वेरी गुड वे ऑफ रिवाइजिंग इज डूइंग सैम्पल पेपर. ठीक है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस फॉर यू, दिस वीडियो. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट. अब इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है? बिकॉज समटाइम्स इन अ हरी, एग्जाम के स्ट्रेस में हम ढंग से नहीं पढ़ते स्टेटमेंट. हम देखेंगे विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा ठीक है, दिस इज द इफेक्ट. आप पहली स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपको लगेगा कि अच्छा ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो उसी को ए आंसर कर दोगे, आगे जाओगे ही नहीं. सो माई सजेशन, ऑलवेज ऑलवेज बी वेरी केयरफुल. ध्यान से पढ़िए इंस्ट्रक्शंस को एंड क्वेश्चंस को, देन आंसर. ठीक है. So this question in this question you have to find out the false statement. First statement is the kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. बिल्कुल ठीक है ये statement. The intensity of incident light does not contribute to kinetic energy. अगर आप लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट. दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी डज. वो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं करता. तो फर्स्ट और लास्ट दोनों स्टेटमेंट इंटेंसिटी के ऊपर हैं, बिल्कुल ठीक हैं. नन ऑफ देम इज फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड ओनली इफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. यस, फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी. तो अगर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दैट मीन्स द सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा मेटल प्लेट से अगर इंसिडेंट लाइट ज़्यादा होगी सर्टन पर्टिकुलर एनर्जी से, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ ओनली द सी स्टेटमेंट इज लेफ्ट. द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम फॉर ऑल मेटल्स. नहीं, द वेवलेंथ रिक्वायर्ड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा हम बोल रहे हैं. तो वेवलेंथ सेम नहीं हो सकती हर एक मेटल के लिए.
Energy requirement, lambda requirement will be different for every metal. So C is the false statement for this particular effect. Third question. The first ionization energy, which is in kilojoules per mole, of sodium, magnesium, aluminium and silicon, they are respectively. Now these four, they belong to exactly same period of the periodic table. When you move from left to right in a period, आपको याद होगा ionization energy increase होती है. तो ट्रेंड तो यही होना चाहिए that this if I see 496 फिर 577 737 786 इंक्रीज हो रहा है. बट दिस इज नॉट द आंसर. वाई? बिकॉज magnesium and aluminium, if you compare Mg and Al, magnesium ends at 3s2, aluminium is atomic number 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. So it is difficult to take out electron from here because this is fully filled 3s orbital. I am not saying impossible, I am saying difficult as compared to this. यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन में निकाल दूँ then I will get a very stable configuration 3s2. तो यहाँ पे इजी है निकालना, यहाँ मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी. तो एल्यूमिनियम की वैल्यू कम होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैग्नीशियम से. अब आप ऐसा ढूंढिए इसमें से ऑप्शन जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है बट सेकेंड थर्ड में ऑर्डर उल्टा हो गया. दैट इज ऑप्शन डी ओनली. 496, 737, 577 and then the highest, which is for silicon. Correct? Question number 4. Which of the following arrangements of molecules is correct on the basis of their dipole moment? So if you see the molecules BF3, NH3, NF3. BF3 is BF3. This example we have done. The resultant of these two is exactly equal and opposite to this. तो dipole moment इसका 0 आता था. अब ऐसे दो ऑप्शंस हैं जहाँ डाइपोल मोमेंट BF3 का सबसे कम शो किया हुआ है. आई हैव टू डिसाइड बिटवीन देम. इफ़ यू रिमेंबर दिस केस आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है. अमोनिया एंड NF3. व्हाट इज दिस? ये जो मैं ऊपर दिखा रही हूँ इट्स अ लोन पेयर इन बोथ द केसेस. नाइट्रोजन इज मेकिंग 3 bonds. सो द डाइपोल मोमेंट for lone pairs in both the cases is upwards away from nitrogen, and here these three they are adding in this same direction. और यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इन तीनों का रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट है. इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है, तो कुछ कैंसलेशन होगा. तो NH3 और NF3 में से NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है बिकॉज दे आर एडिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो माई आंसर नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन शुड बी this D part. Question number 5. Easy question. A spontaneous reaction. Spontaneous बोलते ही दिमाग में आना चाहिए डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी चेंज. इट शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और आपको याद आना चाहिए एक्सप्रेशन डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ द क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल इफ. एक टेबल है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में. In that table, different signs of delta H and delta S are being discussed कि कब possible होगा कब नहीं होगा, higher temperature पे lower पे. तो ये question वहाँ से है. तो delta G negative होना चाहिए अगर spontaneous reaction होगा तो. बट ये बोल रहे हैं impossible. तो मुझे ऐसा option ढूंढना है जहाँ पे delta G always positive आएगा. तो impossible हो जाएगा reaction. अब ये expression में अगर delta H positive हो मतलब कि reaction हो endothermic और डेल्टा एस नेगेटिव हो सो दैट दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव. इस केस में डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. अब आप देखिए ऑप्शंस में से डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव. अगेन आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 6. In the reaction which is given here, I2 reacting with iodide ion, I minus and giving you I3 negative. इन तीनों में से इस रिएक्शन में ल्यूइस बेस क्या है? ल्यूइस बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. एंड इफ यू सी द रिएक्शन केयरफुली I3 माइनस बन रहा है तो जो I2 है उसको I माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफर कर रहा है शेयरिंग के लिए. सो इट इज क्लियरली B इज द ल्यूइस बेस इन दिस क्वेश्चन. Question number 7.
What is the correct representation for the solubility product of SnS2? Sn is tin, ठीक है. So if I write the equation for dissociation, it becomes SN4 plus. tin 2 plus 4 plus दोनों शो करता है. यहाँ पे 4 plus है and S2 minus दो सल्फाइड आयंस है. If I write the expression for KSP, it will be in terms of concentration. यहाँ पूछा हुआ है, कैपिटल है, solubility की टर्म्स में नहीं लिखा हुआ, तो हम जैसे K का एक्सप्रेशन लिखते थे हम वैसे ही लिखेंगे. It will be the concentration of SN4 plus concentration of sulfide ion raised to the power 2. Why raised to the power 2? Because here you have in the balanced equation this coefficient, stoichiometric coefficient we call it. So for question number 7, the expression has to be this for KSP, which is B part. This is the answer. Next question is, which of the following species undergo a disproportionation reaction? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तब होता है जब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने कंपाउंड में या आयन में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे या एलिमेंट की फॉर्म में, कि वो उससे ऊपर भी जा सकता है नीचे भी. व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई वांट टू से इज कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, तब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है. तो आप फर्स्ट वाला देखिए, ClO4 माइनस में Cl इज +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे नीचे ही आ सकता है, +8 +9 में नहीं जा सकता, तो ये नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन. F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन में फ्लोरीन कैन ओनली गो टू -1 फ्रॉम 0. फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी शो नहीं कर सकता. नाइट्रोजन NO3 माइनस में, नाइट्रोजन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट तो आई नहीं अभी तक. नाउ P4 एलिमेंट है, फॉस्फोरस, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये PH3 में भी जा सकता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -3, और ये H3PO4 टाइप्स में भी जा सकता है, ऑक्सो एसिड्स बना सकता है. जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे आप फॉस्फेट आयन ले लो, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी पॉजिटिव. अब ये 0 से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की तरफ जा सकता है. सो आंसर इज डी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Identify the alkene that produces ethanol and methanol on ozonolysis. The question is simple. The technique to solve such questions quickly is draw the structure of the products in this manner, where the C double bond O is coming in front of each other in both the products. So I have written methanol. This is methanol, HCHO, and this is ethanol. Now what you have to do, you just remove these two oxygens and join this carbon and this carbon with a double bond. So you will be getting CH3, CH from here, double bond CH2. Now this is the alkene. If you carry out ozonolysis, it will give you ethanol and methanol. The alkene is propene. So B is the correct answer. Next question is the heat of combustion of carbon to CO2, that is C plus O2 gives CO2, 1 mole of CO2. For this, the heat of combustion, the amount of energy released is minus 393.5 kilojoules per mole. Minus means exothermic reaction, energy release हो रही है. The question is the heat released upon formation of. Now if you see the reaction carefully, this is the reaction of formation of CO2 also, and this is the reaction for combustion of carbon also. 1 mole of CO2 is formed, balanced equation. That's why the question is framed like this. The heat released upon formation of 35.2 gram. यहाँ पे 1 mole है. 1 mole is 44 grams. And how much heat is released? 393.5. Simple unitary method. 44 gram CO2 when it is produced, the heat released is 393.5 kilojoules. Okay.
35.2 grams अगर होगा CO2, then how much heat will be released? So it will be 393.5 upon 44 multiplied by 35.2. When you calculate, your answer will be somewhere near 314.8 kilojoules. So the option which is close to this is 315. But be careful, it has to be the one with negative sign because it is the heat released. So I cannot mark first as the correct option. Positive नहीं होगा, negative होगा. Next question is, how many hyperconjugative structures for propene are possible? Now if you remember hyperconjugation, I am drawing the structure of propene here. Hyperconjugation, you have to see the carbons which are involved in double bond, and then you have to see that how many CH bonds are next to that carbon. This side you have only CH2 after the double bond, no other carbon is directly attached to it, but on the left hand side we have these 3 CH bonds. So 3 hyperconjugative structures are possible. I hope you remember hyperconjugation. What happens in hyperconjugation? Double bond they have shown here, उसके साथ वाला जो CH bond होता है, the sigma bond breaks and here you will get a double bond. So the deficiency will be shared, deficiency of electron will be shared by the other 3 CH bonds. Why am I calling it deficiency? Deficiency का meaning, if you explain this in terms of the carbocation. Carbocation में हम करते थे CH2, suppose I show it like this, and CH3. तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा deficiency क्यों बोल रही हूँ मैं. If it shifts here, तो H plus बनेगा and you have CH2 double bond here and this. So H plus is formed. Now when you have these 2 electrons being shifted here to make a double bond, then what will happen? This hydrogen will be without the electron. And at the same time what will happen? This carbon will be having 5 bonds, वो तो possible नहीं है. So this will be shifting here. तो आपके एक कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. That's why hyperconjugation will be possible like this. So you have 3 CH bonds adjacent to the carbon-carbon double bond. तो 3 hyperconjugative structures will be possible. Question number 12. Select correct method to separate steam volatile. अब क्वेश्चन में जब steam volatile बोल दिया तो पहला ऑप्शन जो आता है दिमाग में वो यही आता है, steam distillation. And the additional information is immiscible organic substance है. Immiscible organic substance, it should be immiscible with water. That is the condition. That boiling point is very high, तो वो अपने boiling point को achieve नहीं कर पाएगा practically easily, तो हम steam की help लेते हैं. But after the condensation, if it is mixing with water, then again it is a task कि आप पानी और उस organic compound को अलग करो. So that is why it should be immiscible with water, and that is how we use steam distillation. So this is the correct answer here. The next is question number 13. Now from here the assertion reason type of question start. थोड़े से confusing होते हैं कभी कभी, but if you have such a question where one of the options is wrong, मतलब assertion wrong है, statement या reason wrong है, वो easy हो जाते हैं. Problem comes when it is both are correct. अब वो उसको explain कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखना है. So 13th question is, the stabilizing effect arises when 2 or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals of a subshell. For example, if I have p orbitals degenerate and you have same spin electrons filled there, तो stabilizing effect आता है because of exchange energy. Electrons can shift from here to here, from here to here, both ways. Now the reason for this is the number of exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. आप दोनों statements ठीक हैं बिल्कुल, but if I read the assertion और फिर मैं लिखूँ because and then I continue with this, तो ये उसको explain नहीं कर रहा.
both the statements are correct, but the stabilizing effect arises when two or more electrons with same spin are present. तो exchange energy और वो सब के बारे में कहीं पे ऊपर वाली स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, बट नीचे वाली स्टेटमेंट में exchanges लिखा है और वो किससे रिलेट कर दिया, completely filled and half filled. So general explanation is not there. Both are correct, but it is not explaining it. So here B is the correct option. Both are true, but it is not the correct explanation. After that, you have question number 14. The heat of combustion found by using bomb calorimeter gives the value of internal energy delta U and not enthalpy, because here in bomb calorimeter the volume is fixed. रीजन में लिखा हुआ है क्लोज्ड वेसल है, नो वर्क इज डन इफ डेल्टा वी इज जीरो बिकॉज वर्क डन इज पी डेल्टा वी. According to the first law of thermodynamics, the expression is delta U is equal to Q plus W, work done. So if work done is 0, it becomes Q. And here we specify in this case QV. ये आप जो सबस्क्रिप्ट में लिखते हो ये फिक्स्ड होती है वैल्यू, मतलब कि वॉल्यूम अगर मैं फिक्स कर दूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर में, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, डेल्टा वी चेंज नहीं होता. सो डेल्टा यू मेजर होता है. So assertion is correct, reason is correct, and they are related in the sense that this is exactly explaining that why so. So answer is A here. Next question is question number 15. We are coming towards the end of section A. We are about to finish it. तो एग्जाम में भी आपको जब मिलता है रीडिंग टाइम, रीड देम केयरफुली, प्लान हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट एंड राइट द आंसर्स carefully and clearly. Okay, 15th question here. One molecule of water adds to alkyne only on warming with mercuric sulfate, HgSO4, with H plus. तो ऐसे लिखा होता है और Hg2 plus and H plus लिखा होता है, एक ही बात है, आयंस होंगे. The reason they are saying alkynes are water immiscible. Yes, alkynes are, the hydrocarbons are not that polar as water is, तो miscibility नहीं होती है, तो रिएक्शन भी नहीं होगा जब तक दोनों सेम उसमें नहीं आएंगे. दे कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इफ दे आर नॉट मिक्सिंग विद ईच अदर. सो दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर रिएक्शन. इसीलिए हमें ज़रूरत है कैटलिस्ट की. सो हियर दीज आर हेल्पिंग. एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरिक आयंस आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट. तो वो क्या करेंगे, इफ़ यू हैव एन एल्काइन, एनी एल्काइन, सपोज यू हैव दिस, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर according to Markovnikov addition in the presence of mercuric ion acidic medium, it will add, and if you remember it will give you the enol, enol, alcohol and alkene, and then it tautomerizes to give you the corresponding कीटोन और एल्डिहाइड. अगर टर्मिनल होता एल्कीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता. दैट इज द रिएक्शन. Question is, one molecule of water adds two alkynes only on warming with this, as alkynes are water immiscible, do not react with water easily, so we need the help of the catalyst. Now the last question, the easiest one in this segment. Why? आप first assertion पढ़िए. In the following reaction, copper is reductant. Copper is +2 here and it is going to zero oxidation state. तो ये electrons लेके खुद ही reduce हो रहा है and it is oxidizing this. तो वो बोल रहे हैं कि copper is reductant but itself gets oxidized. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. copper is an oxidant. वो खुद रिड्यूस हो रहा है पर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे A फॉल्स है, R ट्रू है, D इज़ द आंसर. तो इसका R ट्रू होना चाहिए, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं. इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय accepting electrons and reductant is oxidized by losing electrons. Correct? So D is the correct answer here. Now this is the end of section A. Upcoming section B, I will soon make another video for B section of the paper, practice paper, where we will discuss 2 markers. Thank you.